हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका कंप्यूटर की इस लाइव ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोगों के बारे में। अभी तक हमने चर्चा करी थी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषाएं, कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं। तो हम कंप्यूटर के मुख्य भाग यानी बेसिक पार्ट्स पढ़ रहे थे, और बेसिक पार्ट्स के अंदर हम लोग जो चीज़ें पढ़ चुके थे उसके अंदर हमने इनपुट पढ़ लिया, CPU हम पढ़ चुके हैं। इनपुट के अंदर आपको 10-12 प्रकार के भागों के बारे में बताया गया। फिर हमने CPU की चर्चा करी। CPU के अंदर हमने 3 भाग पढ़े, कंट्रोल यूनिट, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर। और हमने शुरुआत करी थी आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर मैंने आपको 3-4 प्रकार के बताए थे, मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि। और इसके अंदर हम लोग मॉनिटर पूरा कर चुके थे और प्रिंटर पढ़ रहे थे। प्रिंटर के अंदर मैंने पिछली क्लास में आपको अच्छी तरह से वर्गीकरण करके बताया था कि 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इंपैक्ट श्रेणी का प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट श्रेणी का प्रिंटर। इंपैक्ट श्रेणी के प्रिंटर के अंदर मैंने आपसे चर्चा करी थी कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर की। कैरेक्टर प्रिंटर वे होते हैं जो एक एक अक्षर करके प्रिंट करते हैं, और लाइन प्रिंटर वे होते हैं जो पूरी लाइन प्रिंट करते हैं। फिर हमने कैरेक्टर प्रिंटर का एक उदाहरण पढ़ा था कल, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर के अंदर 2 प्रकार के प्रिंटर आते हैं जिसके हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। एक आता है अपना इंकजेट प्रिंटर, पेज प्रिंटर के अंदर एक आता है इंकजेट प्रिंटर, और दूसरे प्रकार का प्रिंटर इसके अंदर आता है लेजर प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लेते हैं इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर में अंतर क्या होता है। इन दोनों के अंदर हम अंतर पढ़ेंगे दोस्तों, इंकजेट और लेजर के अंदर किस प्रकार से डिफरेंस आता है। तो पहले देखते हैं इंकजेट प्रिंटर। सबसे बड़ी बात, जो इंकजेट प्रिंटर होता है इसके अंदर लिक्विड स्याही का प्रयोग होता है, अर्थात तरल स्याही का प्रयोग किया जाता है। लिक्विड इंक अर्थात तरल स्याही। तो इससे क्या समस्या आ सकती है? आती नहीं अमूमन, परंतु संभावित समस्या क्या हो सकती है? समस्या यह हो सकती है कि आप जानते हैं कि जैसे किसी में भी आप स्याही का प्रयोग करते हैं, मार्कर हो या पेन हो, अगर आप उसका कुछ समय तक इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होता है, उसकी स्याही सूख जाती है और बार बार उसको रिफिल कराने की आवश्यकता पड़ती है। तो यह एक बहुत बड़ी बात जो इंकजेट प्रिंटर के साथ में रहती है कि इसमें तरल स्याही का प्रयोग होता है, और तरल स्याही के प्रयोग होने से इसके सूख जाने की संभावना लगातार बनी रहती है। फिर हम दूसरी बात करते हैं प्रिंट क्वालिटी की या प्रिंटिंग गुणवत्ता की। अगर मैं इंकजेट प्रिंटर की बात करूं, तो इंकजेट प्रिंटर की गुणवत्ता डीएमपी से तुलना करते हैं तो गुणवत्ता डीएमपी से तो उच्च है, परंतु लेजर से निम्न है। लेजर प्रिंटर से निम्न है। तो इंकजेट, कल जैसे पिछली क्लास में मैंने आपसे जिक्र किया था कि सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला प्रिंटर कौन सा है, तो सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला प्रिंटर दोस्तों लेजर प्रिंटर है। क्यों? क्योंकि गुणवत्ता उत्तम है, गुणवत्ता सर्वोत्तम है, सबसे अधिक गुणवत्ता होती है लेजर प्रिंटर की, इसलिए सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला प्रिंटर अपना लेजर प्रिंटर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ में जो समस्याएं थी, इंकजेट प्रिंटर कैसे काम करता है, इसमें तरल स्याही का प्रयोग होता है और इसमें एक लिक्विड इंक का प्रयोग किया जाता है जिसके सूख जाने की संभावना बनी रहती है। और इसकी प्रिंट क्वालिटी की अगर बात करें तो यह डीएमपी से उच्च होती है, परंतु लेजर प्रिंटर से निम्न होती है। फिर इसमें एक बात आती है, इसका जो प्रिंट आउट है, इसकी जो स्याही है वो वॉशेबल होती है। वॉशेबल का मतलब क्या होता है? घुलनशील। आपने एक प्रिंट आउट निकाला इंकजेट प्रिंटर से और उसके ऊपर पानी गिर गया, गलती से भूलवश उस पर पानी गिर गया, तो वो स्याही फैल जाती है क्योंकि गीली स्याही है, तरल स्याही है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आई? उसमें पानी फैल जाता है, इसलिए ये कुछ एक समस्याएं इंकजेट प्रिंटर के साथ में रहती हैं।
तो 3 बातें यहां पर मैंने आपको बताई इंकजेट प्रिंटर से जुड़ी। पहली बात, इसमें तरल स्याही का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, इसकी गुणवत्ता डीएमपी से उच्च है परंतु लेजर प्रिंटर से निम्न है। और तीसरी बात, इसका जो प्रिंट आउट होता है, जो स्याही होती है, वो पानी में घुलनशील है, अर्थात पानी पड़ने पर वो फैल सकती है। फाइनली चलिए अब हम सबसे महत्वपूर्ण प्रिंटर की तरफ आते हैं, जिसे हम कहते हैं लेजर प्रिंटर, जिसे हम कहते हैं लेजर प्रिंटर। तो दोस्तों, लेजर प्रिंटर का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। लेजर वह प्रिंटर जो लेजर किरणों की सहायता से काम करता है, जो लेजर किरणों के सिद्धांत पर काम करता है, वो लेजर प्रिंटर कहलाता है। अब लेजर प्रिंटर की पूरा नाम क्या होता है? लेजर का, जो लेजर रेज होती हैं, जो लेजर किरणें होती हैं, उनका पूरा नाम क्या होता है? एल से लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन, ए से एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड सिमुलेशन, एंड स्टिमुलेशन या सिमुलेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड सिमुलेशन बाय एमिशन, ये पूरा नाम लिख रहा हूं मैं, एमिशन ऑफ रेडिएशन। जो हम लेजर पढ़ते हैं, लेजर किरणें कहते हैं, उसमें लेजर का पूरा नाम क्या होता है? उसमें लेजर का पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेशन बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेजर किरणों का पूरा नाम होता है। चलिए अब इसमें आगे चलते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं लेजर प्रिंटर की। सबसे पहली बात, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला प्रिंटर, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला प्रिंटर, ठीक है, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला प्रिंटर लेजर प्रिंटर। इसमें पाउडर रूपी स्याही, अर्थात जो इंकजेट में समस्या आ रही थी, इंकजेट में समस्या यह आ रही थी कि इसमें तरल स्याही का प्रयोग किया जा रहा था। इंकजेट में समस्या यह आ रही थी कि इसमें तरल स्याही का, परंतु यहां पर सूखा हुआ पाउडर रूपी स्याही का प्रयोग, जिसे टोनर, जिसे टोनर कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी स्याही काम में आती है? इसमें टोनर कहा जाता है। फिर अगली बात, अब इसकी जो प्रिंटिंग गुणवत्ता है, लेजर प्रिंटर की जो प्रिंटिंग गुणवत्ता है, वो सर्वोत्तम मानी गई है, सर्वोत्तम गुणवत्ता है। प्रिंट क्वालिटी सर्वोत्तम है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको आज इंकजेट और लेजर प्रिंटर का एक तुलनात्मक अध्ययन करके समझाने की कोशिश करी है कि लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर में क्या डिफरेंस होता है। तो इंकजेट प्रिंटर के बारे में अभी आपको मैंने बताया था। अब हम लेजर प्रिंटर पढ़ रहे हैं। लेजर प्रिंटर में आपको बताया ये सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला प्रिंटर है, अर्थात विश्व में सर्वाधिक काम में आने वाला प्रिंटर है। पाउडर रूपी स्याही, टोनर का इसमें, यानी जो टोनर माने जो स्याही होती है पाउडर रूपी, उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पाउडर रूपी स्याही, टोनर का प्रयोग किया जाता है और इसकी गुणवत्ता सर्वोत्तम है, इसकी गुणवत्ता सर्वोत्तम मानी गई है, क्वालिटी। अब इसकी जो गुणवत्ता होती है वो एक कारक पर निर्भर करती है, जिसे कहते हैं डीपीआई, इसे कहते हैं डीपीआई। डीपीआई का अर्थ होता है डॉट्स पर इंच, इसे कहते हैं डीपीआई, अर्थात डॉट्स पर इंच, डॉट्स प्रति इंच, अर्थात 1 इंच में
यह प्रिंटर कितने बिंदु छापता है। देखिए, जब हमने मॉनिटर बताया था, मॉनिटर पढ़ रहे थे, तो मॉनिटर पढ़ते समय आपको एक बात बताई थी, मॉनिटर की गुणवत्ता का कारक क्या है, मॉनिटर की क्वालिटी डिसाइड करने का पैरामीटर क्या है। मॉनिटर की क्वालिटी डिसाइड करने का पैरामीटर था रिजोल्यूशन। ये चर्चा करी थी, जितना अधिक रिजोल्यूशन होगा उतनी स्पष्ट पिक्चर आएगी। मैंने आपको कैमरे का उदाहरण भी दिखाया था कि मेगापिक्सल बढ़ाने से कितना पिक्चर स्पष्ट हो जाती है। और आज हम प्रिंटर पढ़ रहे हैं, लेजर प्रिंटर पढ़ रहे हैं, तो लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता का कारक क्या है, लेजर प्रिंटर की क्वालिटी का फैक्टर क्या है, जिस पर क्वालिटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो वहां पर उसकी गुणवत्ता का, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रिंटर की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। प्रिंटर की गुणवत्ता निर्भर करती है डीपीआई पर, और डीपीआई का कारक है डॉट्स पर इंच, डॉट्स प्रति इंच। बात समझ में आई आपको, अर्थात 1 इंच में वो प्रिंटर कितने बिंदु छापता है। वापस बिंदुओं की बात आ गई जो मॉनिटर पर मैं बात कर रहा था। मॉनिटर पर हम कह रहे थे रेजोल्यूशन, और यहां पर हम कह रहे हैं इसको डीपीआई। तो जब भी आप कोई प्रिंटर लेते हैं, खरीदने की सोचते हैं लेजर प्रिंटर, तो लगभग 600 डीपीआई का प्रिंटर एक उच्च श्रेणी का माना जाता है। ठीक है, लगभग 600 डीपीआई का प्रिंटर, लगभग 600 डीपीआई का प्रिंटर उच्च प्रकृति का माना जाता है। बात समझ में आई आपको। चौथी बात लेजर प्रिंटर से जुड़ी हुई, इसकी कीमत यानी कॉस्ट अन्य प्रिंटरों की तुलना में ज्यादा होती है। इसकी प्रिंटर की कॉस्ट इस प्रिंटर की कीमत लगभग ज्यादा होती है अन्य प्रिंटरों की तुलना में। अब हमने बात करी प्रिंटर की कॉस्ट ज्यादा होती है, लेकिन प्रिंटिंग की कॉस्ट कम होती है। लेकिन प्रिंटिंग की कॉस्ट, अब जैसे इंकजेट प्रिंटर की कीमत बहुत कम होती है, आपको 2500 से शुरू होकर बाजार में मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, यानी उसको बार बार रिफिल कराना पड़ता है। तो दोस्तों, ये 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु थे लेजर प्रिंटर से जुड़े हुए। पहला तो सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, दूसरा पाउडर रूपी स्याही टोनर का इसमें प्रयोग होता है, फिर सर्वोत्तम इसकी गुणवत्ता है डीपीआई अथवा डॉट्स प्रति इंच, और कीमत इसकी ज्यादा होती है अन्य प्रिंटरों की तुलना में। फिर एक महत्वपूर्ण बात और यहां पर बताना चाहूंगा, लेजर प्रिंटर 1960 के दशक में आया था और जिसे जेरॉक्स कंपनी द्वारा दिया गया। लेजर प्रिंटर 1960 के दशक में आया था, जिसे लेजर प्रिंटर 1960 के दशक में आया था, जिसे जेरॉक्स कंपनी द्वारा दिया गया था। जेरॉक्स कंपनी ने प्रथम लेजर प्रिंटर दिया था। लेजर प्रिंटर का कार्य करने का सिद्धांत बिल्कुल फोटोकॉपी मशीन जैसा है। अगर आपने कभी फोटोकॉपी निकलवाई होगी तो आपने गौर किया होगा कि फोटोकॉपी पर भी एक लाइट का सोर्स होता है, प्रकाश का स्रोत होता है, लेजर किरणों का स्रोत होता है। उसी प्रकार से लेजर प्रिंटर का भी जब प्रिंट आउट आएगा, तो लेजर प्रिंटर का भी जब प्रिंट आउट अपने पास आएगा, तो वो थोड़ा सा आपको लगेगा हीटेड प्रिंट आउट होता है, ऊष्मा होती है उसमें, कारण लेजर किरणों का सोर्स उसके अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी प्रिंटर के बारे में। हमने तमाम प्रकार के प्रिंटर्स पढ़े, हमने तमाम प्रकार के प्रिंटर्स के बारे में चर्चा करी थी। अब सवाल इसमें से 2-3 प्रकार के बनते हैं। एक तो प्रिंटर की प्रकृति पूछ सकता है। उदाहरण के लिए, लेजर प्रिंटर किस प्रकृति का प्रिंटर है? देखिए, अब आपसे पूछा जाता है लेजर प्रिंटर की क्या प्रकृति है। लेजर प्रिंटर इंपैक्ट श्रेणी का प्रिंटर है या नॉन इंपैक्ट श्रेणी का प्रिंटर है? अब मैं आपको वापस से अंतर बता देता हूं। इंपैक्ट का मतलब जो कागज को संपर्क करके प्रिंट करता है। इंपैक्ट प्रिंटर वो होता है जो कागज को प्रिंट
टच करके प्रिंट करता है और नॉन इंपैक्ट जो कागज को बिना छुए प्रिंट करता है। तो जरा सोच के बताइए मुझे, लेजर प्रिंटर इंपैक्ट श्रेणी का प्रिंटर होगा या नॉन इंपैक्ट श्रेणी का प्रिंटर होगा? लेजर प्रिंटर इंपैक्ट है या नॉन इंपैक्ट है? लेजर प्रिंटर, जैसे मैंने आपको बताया फोटोकॉपी मशीन कागज को बिना टच किए प्रिंट निकालती है, उसी प्रकार से लेजर प्रिंटर भी इसी प्रकार से काम करता है। तो लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट श्रेणी का प्रिंटर है। वेरी गुड। लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट श्रेणी का प्रिंटर होता है। तो इस प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और उदाहरण यहां पर हम ले लेते हैं। DMP अर्थात डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसकी श्रेणी क्या होगी? इंपैक्ट या नॉन इंपैक्ट? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंपैक्ट श्रेणी का प्रिंटर कहलाएगा या नॉन इंपैक्ट श्रेणी का प्रिंटर आएगा? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कागज को टच करके प्रिंटिंग करता है। ठीक है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो कागज को टच करके प्रिंटिंग करता है, परंतु लेजर कागज को टच करके प्रिंटिंग करता है। वेरी गुड। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अपना इंपैक्ट श्रेणी का प्रिंटर होता है। तो आशा है ये इस प्रकृति के सवाल एक बनते हैं प्रिंटर में से। फिर एक सवाल बनता है कि रिजोल्यूशन मॉनिटर की गुणवत्ता का कारक क्या है? रिजोल्यूशन। प्रिंटर की गुणवत्ता का कारक क्या है? DPI। ठीक है, तो इसी तरह के इसमें से सवाल बनते हैं हमारे पास। चलिए, तो ये प्रिंटर पूरा होता है। तो हम दो प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस पढ़ चुके हैं। हम दो प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस पढ़ चुके हैं। एक आउटपुट डिवाइस हमने पढ़ा मॉनिटर, विभिन्न प्रकार के मॉनिटर पढ़े हमने, पूर्णतः विस्तार से इसको देखा। और दूसरे प्रकार का आउटपुट डिवाइस हमने देखा प्रिंटर। अब दो छोटे छोटे आउटपुट डिवाइस और हैं, उनको हम जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। तीसरा आउटपुट श्रेणी का डिवाइस हमारे पास आता है प्लॉटर। ठीक है दोस्तों, प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर हम किसे कहते हैं? देखिए, ये DMP प्रिंटर मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। अगर पीछे से आपको कोई भी समस्या है, जो भी हम कर चुके हैं इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमने 12 प्रकार के इनपुट डिवाइस किए, फिर CPU किया, फिर ये मॉनिटर प्रिंटर किए, तो आप पिछली YouTube क्लास देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लॉटर की। ध्यान से समझना, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है प्लॉटर से जुड़ा हुआ, जो अक्सर पूछा जाता है। तो सवाल यह है, एक सवाल यहां पर यह आता है कि पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं प्लॉटर होता क्या है। देखिए, आपने देखा होगा बड़े बड़े बिल्डिंग के नक्शे इत्यादि बनाने हैं, हमें होल्डिंग्स बनाने हैं, फ्लैक्स बनाने हैं, बैनर्स बनाने हैं। इनके लिए, इन सब के लिए जो प्रिंटिंग करने के लिए जो उपकरण काम में आता है, उस उपकरण को प्लॉटर कहा जाता है। उस उपकरण को प्लॉटर कहा जाता है। तो प्लॉटर का प्रयोग कहां पे होता है? ज्यादातर बड़े नक्शे, बिल्डिंग इत्यादि के बड़े बड़े जो हम नक्शे, यानी जिसको हम बोल सकते हैं लेआउट बनाने के लिए, फिर आपका बैनर, फ्लैक्स इत्यादि निर्माण करने के लिए प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, प्लॉटर और प्रिंटर, अब सवाल एक आता है यहां पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है कि प्लॉटर और प्रिंटर में से यदि अपने को उच्च स्तरीय ग्राफिकल प्रिंटिंग करनी है, ग्राफिकल उच्च स्तरीय प्रिंटिंग हेतु, क्या मतलब है इसका? यानी यदि हमें डिजाइनिंग, हमें ड्राइंग इत्यादि से संबंधित काम करना है, तो उसके लिए प्लॉटर की गुणवत्ता
बेहतर होती है, उसके लिए प्लॉटर की गुणवत्ता बेहतर होती है, ज्यादा उचित मानी गई है, ज्यादा उत्कृष्ट मानी गई है प्रिंटर से। ठीक है, ग्राफिकल प्रिंटिंग करनी है, उच्च स्तरीय ड्राइंग इत्यादि की प्रिंटिंग करनी है, तो वहां पर प्लॉटर को उच्च माना जाता है। किसकी तुलना में? लेजर प्रिंटर्स की तुलना में। तो देखिए दोस्तों, प्रिंटर जो होता है उसका कई बार ये होता है उसमें एक सीमित आकार का कागज आ सकता है। प्रिंटर जो होता है उसमें कई बार एक सीमित आकार का कागज होता है, परंतु यदि प्लॉटर की बात करें, मैं बताता हूं आपको प्लॉटर किस तरह से होता है दिखने में। देखिए दोस्तों, इस तरह से यह अपना एक स्टैंड नुमा उपकरण रखा है, जिसके यहां पर कागज का पूरा एक रोल, जिसका अपन बोलते हैं ना थान, तो यहां पर बड़ा जितना मर्जी लंबा कागज का एक थान हम लटका देते हैं इस प्लॉटर पे, और यहां पर प्लॉटर के पास में दो रोबोटिक हाथ लगे रहते हैं जिनमें पेन लगे होते हैं। ठीक है, तो जिसमें पेन लगे होते हैं, तो ये इन पेनों के द्वारा इस कागज पर ड्राइंग बनाता जाता है। एक तरफ से कागज अंदर जाता है और दूसरी तरफ से प्रिंट होकर वो कागज बाहर निकलता है। ये अपना प्लॉटर होता है एक तरह का। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया प्लॉटर का प्रयोग हम कहां पर करेंगे। हम करेंगे उच्च स्तरीय, जब हमें ड्राइंग्स चाहिए होगी, हाई क्वालिटी ड्राइंग्स जब हमको चाहिए, वहां पर हम प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। तो स्पष्ट है दोस्तों, प्लॉटर और प्रिंटर में अंतर क्या होता है। तो तीन प्रकार के उपकरण हमारे हो चुके हैं, मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर। अब एक अन्य प्रकार का उपकरण और है आउटपुट डिवाइस की हम बात कर रहे हैं। चौथे प्रकार का आउटपुट डिवाइस हमारे पास आता है, जिसे हम कहते हैं स्पीकर। ठीक है दोस्तों, अब स्पीकर किसे कहा जाता है? जब हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे थे, तो इनपुट डिवाइस के अंदर हमने माइक्रोफोन पढ़ा था, माइक पढ़ा था। माइक मैंने बताया था आपको, यह एक प्रकार का इनपुट उपकरण है। माइक या माइक्रोफोन इनपुट है क्योंकि यह इसके ध्वनि को रिकॉर्ड करने का माध्यम है। अब जब ध्वनि माइक्रोफोन के द्वारा रिकॉर्ड हो गई, तो माइक्रोफोन ध्वनि को सुनने का माध्यम क्या है? स्पीकर। तो स्पीकर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों यहां पर अच्छे से समझते चलो, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। कई बार ये प्रश्न आते हैं, निम्न में से दिया गया कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। ठीक है, तो ये चौथा प्रकार का आउटपुट डिवाइस। और एक आउटपुट डिवाइस और आपको बता देते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी प्रोजेक्टर यह भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, अब आप सवाल पूछ रहे हैं कि फोटोकॉपी मशीन भी क्या प्रिंटर होती है। देखिए, आजकल मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स आ गए हैं, MFP मल्टी फंक्शन प्रिंटर आ गए हैं, जिसमें फोटोकॉपी भी होती है और प्रिंटर भी होता है। हम कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं। और फोटोकॉपी, अगर खाली फोटोकॉपी है तो वो फोटोकॉपी है जो कंप्यूटर से अटैच नहीं है, और अगर जो फोटोकॉपी मशीन कंप्यूटर से अटैच है तो उसमें प्रिंटिंग भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में था। चलिए, अब यहां पर आगे अब हम चौथे भाग करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चौथा भाग करने की तरफ बढ़ते हैं हम। आखिरी भाग कंप्यूटर का और सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें कई प्रकार की प्रॉब्लम परीक्षा में पूछी जाती है, जिसमें कई प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वो कौन सा भाग है? चौथा भाग। हम चलते हैं, चौथा भाग हमारा होता है मेमोरी। चौथा भाग हमारे पास दोस्तों यहां पर है मेमोरी। मेमोरी, जिसको हिंदी में स्मृति भी कहा जाता है।
जिसको हिंदी में स्मृति भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मेमोरी क्या होती है। देखिए यहां पर दो बातें होती हैं, एक होती है मेमोरी और एक होता है मेमोरी डिवाइस। एक होता है मेमोरी और एक होता है मेमोरी डिवाइस। तो मेमोरी डिवाइस के अंदर मेमोरी होती है। पहले तो समझ लेते हैं अपन मेमोरी डिवाइस क्या होता है, मेमोरी उपकरण क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको किसी डाटा को या सूचना को स्टोर करके रखना होता है तो उसे आप मेमोरी के अंदर रखते हैं। अभी हम तमाम प्रकार की मेमोरी पढ़ने वाले हैं। प्लीज पेशेंस बना के आप रखिए, धैर्य रखिए। आपके सारे उत्तर आपको एक एक करके अपने आप मिलते जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। यहां पर सुनिए आप आराम से। मेमोरी क्या होती है? पहली बात, डाटा या सूचना को स्टोर करके रखने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वो उपकरण मेमोरी डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, अब मेमोरी से जुड़ी एक खास बात आपको बताता हूं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर केवल और केवल एक ही सिद्धांत पर काम करता है। कंप्यूटर केवल और केवल दो ही अंक समझ सकता है, 0 और 1। ठीक है, कंप्यूटर केवल दो ही अंक समझता है, 0 और 1। 0 या 1, अर्थात जिसे हम कहते हैं बाइनरी। तो कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करता है, जिसे हम कहते हैं बाइनरी नंबर। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करता है। अब आपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया, कीबोर्ड तो इंग्लिश की तरह दिखता है। आपने कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप किया, वो टाइप करके कहां गया? कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो गया। कंप्यूटर की मेमोरी, ध्यान से सुनिए, देखिए यहां पे बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं। आपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया और वो टाइप होने के बाद में कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो गया। अब बात यहां पर यह आती है, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से रूप में स्टोर हुआ? मान लीजिए आपने एक वर्ड लिखा था इंडिया, INDIA। उदाहरण के लिए आपने एक ये वर्ड लिखा था INDIA, तो क्या मेमोरी में INDIA स्टोर्ड हुआ? नहीं, INDIA का बाइनरी स्वरूप मेमोरी में स्टोर हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि मेमोरी में जो भी कुछ डाटा स्टोर हो रहा है वो बाइनरी रूप में स्टोर होता है। मेमोरी के अंदर जो भी डाटा स्टोर हो रहा है वो बाइनरी फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। बात समझ में आ रही है आपको? मेमोरी के अंदर जो भी डाटा स्टोर हो रहा है वो बाइनरी के अंदर स्टोर होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां पर अब अपने को समझना है। मैंने आपको बताया कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 की भाषा समझता है। इसके अलावा कंप्यूटर कोई और भाषा नहीं समझता। तो मेमोरी में जो भी कुछ स्टोर होता है वो बाइनरी स्वरूप में स्टोर होता है। तो अब यहां पर हम आगे पढ़ेंगे मेमोरी की इकाई क्या है। यूनिट ऑफ मेमोरी, अर्थात मेमोरी की इकाई। यूनिट ऑफ मेमोरी का अर्थ होता है मेमोरी की इकाई। तो अब इसको देखते हैं अपन। एक 0 या एक 1, सिंगल 0 या सिंगल 1 को क्या कहते हैं? सिंगल 0 या सिंगल 1 कहलाता है एक बिट। सिंगल 0 या सिंगल 1 कहलाता है 1 बिट, 1 बिट। ठीक है, और 8 बिटों का समूह, 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं? 8 बिटों का समूह कहलाता है 1 बाइट। 8 बिट, ये सवाल आते हैं, ठीक है ना, और एनटीपीसी में भी आया है ये सवाल
कि कंप्यूटर कौन से नंबर सिस्टम पर काम करता है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। तो कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है। 8 बिटों के समूह को एक बाइट कहते हैं। फिर अब याद रखना दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000। अब यहां पर 1000 की जगह 1024 चलेगा। 1024 का गुणक आपको याद रखना है। बात समझ में आई? अब आपको 1024 का गुणक याद रखना है। 1024 बाइट बराबर क्या हो गया, 1 किलोबाइट। ठीक है, यानी जिसको कहा गया 1 KB। 1000, देखिए एक जीरो या एक सिंगल बिट बराबर 1 बिट, 8 बिट बराबर 1 बाइट, और 1024 बराबर 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। 1024 KB किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर 1, ये ध्यान से समझ लो इस चीज को, ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। 1 गीगाबाइट बराबर कहलाता है 1 GB, और फिर 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट 1 TB। एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूं, एक 0 या 1 के अंदर 1 बिट होता है, 8 बिट बराबर 1 बाइट। 1024 का गुणक याद रखेंगे आप, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट तक मैंने आपको बताया क्योंकि वर्तमान में इतनी ही संग्रहण क्षमता के मेमोरी डिवाइस उपलब्ध हैं। अब देखिए, 1 0 या 1 बराबर 1 बिट था, और 8 बिटों के समूह को 1 बाइट कहते हैं। कंप्यूटर में न्यूनतम, अगर आपको कुछ भी स्टोर करना है, एक 0 भी आप टाइप करते हैं, एक बिंदु भी आप टाइप करते हैं, तो न्यूनतम उसको 1 बाइट या 8 बिट चाहिए। न्यूनतम उसको 1 बाइट या 8 बिट उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, 8 बिट। अब क्या होता है, कई बार सिर्फ पढ़ने के लिए व्यवहारिक रूप से वो कोई काम नहीं आता। 4 बिटों के समूह को निब्बल कहा जाता है। निब्बल। 4 बिट्स यानी 4 बिट का जो समूह होता है उसको निब्बल कहा जाता है। तो पहले तो बिट और बाइट में अंतर स्पष्ट कर लेना भाई, बिट और बाइट में अंतर स्पष्ट कर लेना। 1 0 या 1 1 बराबर अपन कहते हैं 1 बिट। 8 बिटों के समूह को 1 बाइट कहा जाता है। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। स्पष्ट है? समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई आपको ये चीजें? ठीक है। अब गीगाबाइट वर्तमान में सर्वाधिक जो भी उपकरण अपने पास मौजूद हैं वो टेराबाइट के हैं। अब हम देखेंगे, अब हम आगे चलते हैं। यह था मेमोरी की इकाई के बारे में मैंने आपको समझाया, मेमोरी की इकाई क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमने मेमोरी की इकाई के बारे में पढ़ा। आगे चलते हैं अब हम
मेमोरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी। देखिए यहां पर आप अगर ध्यान देंगे तो आपको सभी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के बारे में। यहां पर हमने अभी तक 3 उपकरण पढ़ चुके हैं, इनपुट पढ़ लिया, आउटपुट पढ़ लिया, सीपीयू पढ़ लिया, और अब जो आखिरी उपकरण है मेमोरी उपकरण, उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मेमोरी कितने प्रकार की होती है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी 2 प्रकार की होती है। तो एक मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, और दूसरे प्रकार की मेमोरी कहलाती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है दोस्तों, एक मेमोरी अपनी कहलाती है प्राइमरी मेमोरी, और दूसरे प्रकार की जो मेमोरी होती है वो अपनी कहलाती है सेकेंडरी मेमोरी। अब सबसे पहली बात आती है कि प्राइमरी, प्राइमरी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी को प्राथमिक, प्राइमरी को प्राथमिक स्मृति भी कहा जाता है। प्राइमरी को प्राथमिक स्मृति भी कहा जाता है। अब बात आती है कि प्राथमिक क्यों कहते हैं, हम किसी को प्राइमरी क्यों कहते हैं, हम किसी को प्राथमिकता क्यों देते हैं, हम किसी को प्राथमिकता क्यों देते हैं? अब हम इसको प्राइमरी मेमोरी बोल रहे हैं तो हम इसको प्राइमरी मेमोरी क्यों बोल रहे हैं, हम इसको क्यों प्राथमिकता दे रहे हैं? तो ध्यान रखिए, इसको प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मेमोरी, अगले पेज पे लेता हूं मैं, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कहां पर होती है? मदरबोर्ड पर। इसलिए कई बार इसे आंतरिक स्मृति भी कहते हैं। यह मदरबोर्ड पर होती है, इसलिए इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। देखिए ये मदरबोर्ड पर ही मैंने आपको बताया था सीपीयू होता है, और मदरबोर्ड पर ही अपनी प्राइमरी मेमोरी लगी होती है। अर्थात सीपीयू के सीधे संपर्क में रहने वाली मेमोरी, सीपीयू के ये मेमोरी सीधे संपर्क में रहती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है प्राइमरी। इसलिए इसको नाम दिया गया है प्राइमरी। बात समझ में आ गई? प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कहां पर होती है? मदरबोर्ड पर होती है। मदरबोर्ड पर कहां पर होती है? सीपीयू के पास स्थित स्थापित करते हैं इसको अपन, तो ये कहलाती है प्राइमरी मेमोरी। यानी जो सीपीयू के साथ है, जो मेमोरी सीपीयू के साथ है, सीपीयू के साथ रहती है, वो मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। स्पष्ट हुई बात आपको? प्राइमरी को मेमोरी क्यों कहते हैं? देखिए प्राइमरी मेमोरी को हम बिल्ट इन मेमोरी भी कह रहे हैं, इंटरनल मेमोरी भी कह रहे हैं, आंतरिक स्मृति भी कह रहे हैं, क्योंकि वो मदरबोर्ड पर है, और मदरबोर्ड वो कैबिनेट के अंदर होता है। स्पष्ट है? तो वो प्राइमरी मेमोरी है। चलिए अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है रैम, जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी होती है रोम, जिसका नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। एक होती है रैंडम, एक प्राइमरी मेमोरी होती है रैम, और दूसरी प्राइमरी मेमोरी होती है रोम। तो दोस्तों रैम और रोम के बारे में हमें विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। रैम और रोम को बहुत अच्छे से हम चित्रों की मदद से आपको समझाएंगे, रैम, रोम, कैश इत्यादि क्या मेमोरी होती है। तो इस मेमोरी के बारे में मैं आपको अपनी अगली क्लास में विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी ये जो मेमोरी है ये एक शॉर्ट प्रकार की अभी अपने पास हमने प्राइमरी मेमोरी आपको बताया, प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की है, रैम और रोम। ठीक है, तो अपनी अगली क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए इस लाइव क्लास में आप सभी लोगों का